हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, अब तक स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक हम कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का, उसमें आपने स्लोप निकालना भी सीख लिया है। उसमें अपने लाइन की जो इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो सब आई थिंक अब आप लोगों को अच्छी तरीके से आता होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस की। और जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस की हेल्प से आप डायरेक्टली स्लोप कैसे निकाल सकते हैं या इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली किस तरीके से करेंगे वो आज हम समझते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लाइन की, ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन है। अब इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं। हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और फिर देखते हैं कि हम इसमें से स्लोप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, ये होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में सी। अब इसको रिड्यूस करने के लिए आपको करना क्या है, बस यहां पर जो y वाली टर्म है इसको आप इधर रखो, बाकी सबको आप उधर शिफ्ट करो और उसके बाद y की वैल्यू निकालो। तो b को यहाँ लेके जाएंगे तो आएगा माइनस ए अपॉन में बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब इसको आप जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है माइनस ए अपॉन बी और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है m। और m क्या होता है हमारा, m होता है स्लोप, यानी स्लोप की वैल्यू आ गई माइनस ए अपॉन बी। और यहाँ पर c जो होता है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई माइनस सी अपॉन बी। तो इसका फ़ायदा क्या है, अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको ये इक्वेशन दे रखी है और आपसे इस लाइन का स्लोप पूछा जाए या आपको स्लोप की ज़रूरत पड़े तो आप ये सारी कहानी ना करके आप सीधा ये कह सकते हो कि स्लोप आया इसका माइनस ए अपॉन बी। ए की वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे, बी की वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, आपका बन जाएगा स्लोप। अगर आपको ये पता लगाना है कि ये इक्वेशन y को कहाँ पर क्रॉस कर दी है तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट निकालना है, ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी। तो आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। दूसरी इक्वेशन इसमें बनती है फिर इंटरसेप्ट फॉर्म। अभी यहां से तो आपको सिर्फ y इंटरसेप्ट पता चला है, अभी इंटरसेप्ट फॉर्म से हमें x और y दोनों इंटरसेप्ट पता चलेंगे। इस फॉर्म में ये होता है x अपॉन में a प्लस में y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें। तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करा तो उस साइड में पहले c को लेके जाएंगे, ये बनेगा ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी। अब यहाँ पर आपको 1 चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपको 1 चाहिए तो इस पूरी इक्वेशन को हम माइनस सी से कर देते हैं डिवाइड। अब जब ये फॉर्म हम देखते हैं तो इसमें x के साथ ऊपर कुछ नहीं होता, खाली x है। तो यहाँ पर x के साथ जो a आ रहा है इस a को हटाना है, इस a को हटा के कहाँ लेके जाएंगे, इसको आप ऐसे लिखो x अपॉन में माइनस सी अपॉन a, उसको नीचे ले आओ। ऐसे यहाँ पर लिखो y अपॉन में माइनस सी अपॉन में b और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो ये जो x के नीचे आएगा ये होगा x इंटरसेप्ट, जो y के नीचे आएगा वो होगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट यहाँ पर भी यही आया था माइनस सी अपॉन में b, यहाँ पर भी वही आ रहा है। तो x इंटरसेप्ट क्या बना, x इंटरसेप्ट आ गया माइनस सी अपॉन a और जो y इंटरसेप्ट है ये आ जाएगा माइनस सी अपॉन बी। तो आपके पास अगर ये जनरल इक्वेशन है तो आप डायरेक्टली x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल फॉर्म होती है हमारे पास x कॉस ओमेगा, y साइन ओमेगा, या ओमेगा लिख लो या अल्फा लिख लो, थीटा लिख लो, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये जो जनरल इक्वेशन होती है ax प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल्स टू 0, इसमें आपको इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आ जाएगा a अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये c को आप इधर लाके फिर करना माइनस सी अपॉन में
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ जो सी आता है ना, ये डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस कभी भी आपको नेगेटिव नहीं रखना है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू, क्योंकि ये स्क्वायर रूट आप कर रहे हो, तो स्क्वायर रूट आप करोगे तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। अगर ये माइनस में आपके पास वैल्यू आती है, माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस में सी आ जाएगा। यानी अगर ये माइनस हुआ तो यहाँ पर भी आपको माइनस रखना है। तो ये क्या बनेगा, दो केस बनेंगे हमारे पास। यह आ जाएगा माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर सी की वैल्यू ऑलरेडी प्लस में है, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर सी की वैल्यू ऑलरेडी प्लस में है तो फिर आपको इसको प्लस में रखना है। तो ये फिर प्लस में होगा तो रूट हर जगह प्लस में हो जाएगा। तो आपको ये वाली जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पर, ये वैल्यू आपको प्लस में रखनी है, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कभी भी आपको नेगेटिव नहीं करना है। अब इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, x के साथ यहाँ पर क्या होता है cos ओमेगा, तो ये cos ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मैं दोनों केस को लेके चल रहा हूँ, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ में से जो भी डिसाइड करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी। फिर ऐसे ये साइन ओमेगा की वैल्यू आएगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करके ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये कहता है कि दो लाइन अगर आपको दे रखी है, एक लाइन आपके पास ये आ गई a1x b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी लाइन आ गई a2x प्लस में b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों लाइनों का हमें पता लगाना है कि ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, क्या सिचुएशन होगी, तो जैसा हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उस केस में a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होती। इस केस में लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, और अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर आए लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर ना आए, तो इस केस में लाइन पैरेलल होती हैं, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। और अगर तीनों की रेशो बराबर आ जाए तो उस केस में कहते हैं लाइन कोइंसिडेंट होती है, यानी लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होती है, उसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। तो बस ये सारा कंसेप्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 7.6 के लिए। अब एक्सरसाइज 7.6 हम कर दें, उसमें आप निकाल लेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ओरिजिन। एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है एंड पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के साथ ये पैरेलल है। तो अगर आपके पास ये वाली जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये हो गया हमारे पास 4x माइनस 7y प्लस 13 इक्वल्स टू 0, ये ए बी की लाइन है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। जैसा भी हमने समझा कि जनरल इक्वेशन आपको दे रखी है तो इसका आप स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप का फार्मूला माइनस ए अपॉन में बी, तो ए की जगह 4 है -4, बी की जगह -7 है, तो ये इसका स्लोप आ गया। अब जिस लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है वो लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, बिकॉज पी क्यू जो लाइन आपको बनानी है वो ए बी के पैरेलल है। तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो स्लोप की जो प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू
ये भी आएगा 4/7। और ये जो पी क्यू लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, एंड पी क्यू पासिस थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0। अगर हमें ये पता चल जाए कि एक लाइन किसी एक पॉइंट से पास कर रही है और इसका ये स्लोप है, तो आप उसकी इक्वेशन बना सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, जो इक्वेशन वाले टॉपिक में हमने समझा था, इसमें फार्मूला हो गया y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। तो जो पॉइंट है वो तो 0 है, स्लोप 4/7 है। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7y इक्वल्स टू में 4x, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 4x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है और इस लाइन के पैरेलल है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी कंसेप्ट यही है, बस यहाँ पर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है लेकिन परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के। तो यहाँ पर इस लाइन का आप स्लोप निकालो, इसका आप स्लोप निकालेंगे तो आ जाएगा -a/b, तो 5/3 आ गया। अब ये कहता है कि भाई लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यानी जो स्लोप हमें, लाइन जो हमें बनानी है, स्लोप उसको मैं पी क्यू मान लेता हूँ, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -3/5, क्योंकि इसका और इसका प्रोडक्ट -1 के बराबर होना चाहिए। एंड इट पासिस थ्रू, कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन मतलब 0 0 से पास कर रही है। तो जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे तो y माइनस y1, स्लोप की जगह आपको ये रखना है x माइनस x1, तो आ जाएगा 5y इक्वल्स टू -3x, तो आंसर आ जाएगा 3x प्लस में 5y इक्वल्स टू 0। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। आपको एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल है। तो पिछले क्वेश्चन वाला ही कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, बस वहाँ पर क्या था, पॉइंट दे रखा था ओरिजिन, यहाँ पर ये पॉइंट दे दिया है। और सेम सेकंड पार्ट है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो ये दोनों पार्ट आप पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सेम क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ द लाइन दिस एंड दिस आर पैरेलल फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो लाइन जब पैरेलल होती है तो दोनों लाइन का जो स्लोप है वो बराबर होना चाहिए, स्लोप m1 और स्लोप m2। अब इस लाइन का जब आप स्लोप निकालेंगे तो -a/b, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो -a/b, फार्मूला लगा दिया सीधा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 3 3 9/2, यानी k की वैल्यू आ गई -9/2। इसमें कहता है कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो आप k की वैल्यू निकालो। जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो यहाँ से स्लोप निकालते हैं इसका, -a/b इंटू, यहाँ से स्लोप निकालते हैं -a/b। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस इससे कैंसिल, तो k की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 7 2 14 को उधर लेके जाओगे और 3 आ जाएगा नीचे, तो k की वैल्यू बनेगी 14/3। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन दिस इज द पॉइंट दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये कह रहा है कि जो ये वाला जो पॉइंट है -1 2, इसकी इमेज इस लाइन के ऊपर ये बनती है, मतलब ये लाइन है आपके पास 4x प्लस में 3y माइनस p इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट इसके इधर है, इसकी जो इमेज है यानी इधर इसकी इमेज बनेगी, ये पॉइंट है हमारे पास 35, ठीक है, इस पॉइंट की ये इमेज है। तो इमेज बनती है तो क्या होता है कि ये जो पॉइंट को, एक तो ये पॉइंट हमेशा इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, एक चीज़। दूसरा, ये जो पॉइंट आएगा ये इसका
इसका मिड पॉइंट भी होगा। ये दो चीज़ बनेगी, जब भी इमेज वाला क्वेश्चन आप करोगे दो चीज़ बनेगी। अब इन दोनों से आपको करना क्या है, आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, पी ये ए है, ये बी है, तो बी इज द इमेज ऑफ ए। तो ये इमेज बन गई, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ये मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट निकाल दो आप, कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब P के कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो आ जाएगा 3 - 1, मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई 2। तो 3 - 1 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, यहाँ से आ गया 7/2। ये तो आ गया आपके पास इसका मिड पॉइंट। अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इसी लाइन के ऊपर तो लाई कर रहा है, बिकॉज यहाँ भी P दोनों जगह P आ रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो तो इसको आप Q ले लो। तो बिकॉज Q लाइज ऑन 4x + 3y - P = 0, यानी ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। इस लाइन के ऊपर लाई करने का मतलब है जो यहाँ पर x और y की वैल्यू आ रही है उसको ही सेटिस्फाई करेगा पॉइंट। तो x की जगह आप 1 पुट कर दो, y की जगह आप 7/2 पुट करो, तो यह आ जाएगा 4, 21/2, P को आप उधर ले जाओ, 2 4 जा 8, यानी 29/2। तो P की वैल्यू आ गई 29/2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5th में कहता है कि फाइंड द एंगल विच द लाइन दिस मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया। तो ये आपकी एक लाइन है, हमें नहीं पता अभी लाइन कैसे जा रही है, √3x + y प्लस में 5, इसके साथ ये एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो ये आपको थीटा फाइंड करना है। अब थीटा फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होता है, फार्मूला होता है हमारे पास m = tan थीटा, और m क्या होता है, स्लोप होता है लाइन का। तो ये वाली जो लाइन आ रही है, इस लाइन का जो स्लोप अगर आप निकालोगे तो वही -a/b का फार्मूला लगाओ, तो -√3, ठीक है, -a की वैल्यू आ गई अपॉन में b का कोफिशिएंट हो गया 1, b की वैल्यू होगी 1। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास -√3। अब tan थीटा की वैल्यू प्लस अगर √3 होती है वो तो 60 पर होता है, और जो -√3 होती है ये 120 डिग्री पर होती है। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ जाएगी। इसका तो सेकंड पार्ट है, उसमें कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है, हुज साइड्स लाई अलोंग द लाइन x = 0, y = 0 एंड 4x प्लस में 5y = 20। तो ये किस तरह से कह रहा है कि जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल की साइड x = 0 का मतलब है कि ये हो गई, ठीक है, y = 0 का मतलब है कि ये हो गई, और एक लाइन है 4x प्लस में 5y = 20, तो ये लाइन आपकी ये आ गई। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया आपको फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमें x इंटरसेप्ट निकाल लेना है कि ये कहाँ पर इसको क्रॉस कर रहा है, और y इंटरसेप्ट निकाल लेना है कि ये यहाँ पर कहाँ क्रॉस कर रहा है। क्योंकि जितना ये पॉइंट आएगा, मान लो ये 50 आ गया तो ये डिस्टेंस 5 हो जाएगा, और ये ऐसे ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों आपको दे रखे हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जब आपको साइड मिल जाएंगी दोनों, तो उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर आप एरिया इसका निकाल सकते हो। अब इसमें ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, इसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -20 है। इस साइड जो जनरल इक्वेशन होती है, हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उसमें हमारे पास ऐसे था ax प्लस में by प्लस में c, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो x इंटरसेप्ट क्या था, उसमें x इंटरसेप्ट था -c/a, तो c की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, और a की वैल्यू ये आ गई, तो ये आएगा 5 आपके पास, और y इंटरसेप्ट ये था -c/b, तो c की वैल्यू -20 है, ये आ गया आपके पास 5, तो ये आ गया 4। मतलब ये जो पॉइंट है आपके पास, ये वाला a0, इसकी जगह आ गया ये 50, और ये आ गया 0 4।
ये 0 0 है ही। अब आपके पास दो तरीके एरिया निकालने के। छोटा तरीका तो यही है, सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए आप लगा सकते हो। बेस की जगह रखेंगे 5, हाइट की जगह रखेंगे ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 स्क्वायर यूनिट। दूसरा तरीका ये था कि आपके पास ये तीन कोऑर्डिनेट बन गए, 0 0, 5 0 और 0 4। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो स्ट्रेट लाइन में चैप्टर में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, वो वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड अलोंग द लाइन दिस। तो ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी आपको वैसे ही करनी है। यहाँ पर x इक्वल्स टू 0, एक साइड आपकी ये है, एक y इक्वल्स टू 0 ये है, और एक आपको ये दे रखी है। तो इसमें फिर वही इंटरसेप्ट निकाल लेंगे आप, ये इसको कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, ये इसको कहाँ पर क्रॉस कर रहा है। बनेगा ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही, क्योंकि आपको ये दोनों लाइन भी दे रखी है। तो इसके लिए फिर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो x इंटरसेप्ट निकालते हैं, माइनस सी अपॉन ए, तो यह आएगा 4, और y इंटरसेप्ट माइनस सी अपॉन में b। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 4 और 0, और ये बनेगा 0 6। अब आपको क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के सर्कम सेंटर के। जब राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो इसका जो सर्कम सर्कल बनेगा, इसका जो सर्कम सर्कल बनेगा इस तरीके से। तो राइट एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो हाइपोटेन्यूज होता है इसका डायमीटर होता है, और इस डायमीटर का जो सेंटर पॉइंट होता है वो इसका सेंटर बनेगा। यानी इसका जो मिड पॉइंट आएगा ना, ये वाली जो साइड्स है, इसको अगर मैं ए कंसिडर कर लेता हूँ, इसको बी, तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा वही हमारा सेंटर बनेगा। इसको मान लेते हैं हम ओ। ठीक है, तो आप यहां पर ये दिखाओ कि वी नो दैट in a right angle triangle circumcenter is the midpoint of hypotenuse। तो अगर आप इसका मिड पॉइंट निकालते हैं तो उससे क्या बनेगा, उससे आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे किसके, सर्कम सर्कल के और सर्कम सेंटर के। तो आपके पास ये बनेगा, यहाँ से x1 है 4, यहाँ से 0, तो 4 + 0 अपॉन 2 और 0 + 6 अपॉन 2, तो ये बनेगा 2 and 3। तो आपका जो सर्कम सेंटर है ये आ जाएगा 2 3। What is the acute angle between line x + y = 0 and y = 0? एक्यूट एंगल बताना है। अब x + y = 0, यहाँ से अगर आप इसका स्लोप निकालते हो तो इसका स्लोप बनेगा वही -a अपॉन b -1/1 यानी -1, और y = 0, इससे अगर आप स्लोप निकालते हो तो इसमें तो x है ही नहीं, तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखना चाहोगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका अगर आप स्लोप निकालते हो तो ये बनेगा -0/1 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों से आपने स्लोप निकाला, तो स्लोप एक से तो हमारे पास 0 आ गया और एक से आ गया -1। अब यहाँ से आपको इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो tan थीटा का जो फार्मूला है हमारे पास, यह आ जाएगा m1 प्लस में m2 माइनस m1 एंड 1 प्लस में m1 इंटू में m2। तो m2 माइनस m1 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0, और ये माइनस माइनस +1, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, तो ये रहेगा 1। अब क्योंकि आपको एक्यूट एंगल निकालना है,
एक्यूट एंगल निकालना है तो इसमें आपको पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, अदरवाइज अगर दोनों एंगल पूछे होते तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों निकालनी है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल निकालना है तो टेन थीटा की वैल्यू आप लेंगे +1। अगर आपको दोनों एंगल निकालने होते तो टेन थीटा की वैल्यू आप -1 भी लेते। जब आप मॉडुलस को आप हटाओगे तो प्लस माइनस दोनों साइन आ जाते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 आएगी। 1 कहाँ पर होती है? 45 डिग्री पर। और अगर इसका पूछ लिया जाता तो ये होता 135 डिग्री पर, लेकिन इसका अभी नहीं पूछा है तो इस क्वेश्चन में इसको नहीं करना है हमें, सिर्फ आंसर हमारा 45 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि रिड्यूस द फॉलोइंग लाइन इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इन लाइंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उनका स्लोप निकालना है और वाई इंटरसेप्ट भी बताना है। तो जैसे ये लाइन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c, ये इक्वेशन होती है। तो हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए y वाली टर्म्स को अलग करना है आपको, -4y, बाकियों को एक तरफ लेके जाओ। उसके बाद सिर्फ हमें यहाँ पर y रखना है। तो y रखने का मतलब है -4 से सबको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/4, यहाँ पर आ जाएगा 10/4। तो स्लोप इसका बनेगा 3/4 और y इंटरसेप्ट बनेगा 10/4। इसको आप कैंसिल कर देना, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा 5/2। ऐसे ही इसका भी सेम सबको ऐसे ही करना है। लास्ट वाली लाइन में हम जाएंगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप बनाओगे इसको तो ऐसे लिखेंगे 0x प्लस में y + 3। तो वैल्यू तो आपको y की निकालनी है, तो -0x -3। अब यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी तो स्लोप बनेगा इसका 0 और जो y इंटरसेप्ट है ये आ जाएगा -3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कह रहा है कि इक्वेशन को आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है और फिर उसके इंटरसेप्ट भी बताने कि वो x को कहाँ पर क्रॉस कर रहा है, y को कहाँ पर क्रॉस कर रहा है। तो इसके लिए आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए इस साइड में आपको 1 चाहिए होता है। तो उसके लिए पहले आप 10 को इधर लेके आओगे, -10 से सबको डिवाइड कर दोगे। अब जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है उसमें खाली ऊपर x होता है, यानी ये 3 नहीं चाहिए हमें। तो 3 को कहाँ लेके जाएं? तो 3 को आपको इस 10 के नीचे लेके जाना है, ऐसे -10/3। ऐसे यहाँ पर करेंगे इसको, y को आप नीचे लेके जाएंगे, यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10/4, इधर आ जाएगा 1। तो x इंटरसेप्ट बनेगा इसका -10/3 और जो y इंटरसेप्ट है ये आ जाएगा 10/4, यानी इसे काट देना तो आ जाएगा 5/2। इसी तरीके से फिर हम इसको भी कर सकते हैं। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर इसको कन्वर्ट करना, तब इसका भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो हम इस लाइन का नाम ले लेते हैं ए बी, लाइन ए बी। हैंग हो गया है, हैंग 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 हैंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 10 में कहता है कि लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, एक लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। तो उस लाइन को हम नाम दे देते हैं ए बी, कि ए बी पासिस थ्रू अल्फा एंड 2 अल्फा, और दूसरा पॉइंट है -2 and 3 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, और ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में स्लोप की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं पहले। तो स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालते हैं तो आ जाएगा 3 - 2 अल्फा, ठीक है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये आपके पास इसका स्लोप आ गया।
अब ये इसके साथ परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ 4x प्लस में 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 इज, इसके स्लोप को नाम दे देते हैं हम m2, इसको नाम दे देते हैं m1। तो इसका स्लोप आ जाएगा माइनस a अपॉन में b, ये -4/3 आ गया। अब क्योंकि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो m1 की जगह वैल्यू पुट करते हैं -4/3, सॉरी m1 की जगह ये m2 की जगह आ जाएगा। m1 की जगह वैल्यू पुट करते हैं 3 - 2 अल्फा, माइनस दोनों में से माइनस कॉमन निकाल के ऐसे लिख देते हैं, इनटू में m2 आ जाएगा -4/3 इज इक्वल्स टू -1। ये माइनस कैंसिल कर दो और इसको मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 4 3 = 12 -4 2 = 8 अल्फा, ये आ जाएगा 3 2 = 6, 3 अल्फा इक्वल्स टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये -8 को आप उधर ले जाओ, इसको आप इधर ले आओ, 12 प्लस में 6 18 इक्वल्स टू 5 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 18/5। पॉइंट में निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं। अब तो सेकंड पार्ट है इसमें कहता है इफ द लाइन दिस एंड दिस फॉर्म 3 कंसेक्यूटिव साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ये जो 3 साइड है ना, ये रेक्टेंगल की साइड है, कह रहा है कंसेक्यूटिव साइड है। मान लो ये ए बी है, सी है और ये डी है। ये वाली जो साइड है ये हम ले लेते हैं 3x प्लस में y इक्वल्स टू 4। ये वाली साइड ले लेते हैं हम x माइनस ay प्लस 7 और ये वाली साइड ले लेते हैं bx प्लस 2y प्लस में 5। अब ये हमें पता है कि जो अपोजिट साइड होती है रेक्टेंगल की वो पैरेलल होती है, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल होंगी। तो अगर ये दोनों पैरेलल होंगी तो इनका जो स्लोप आएगा वो इक्वल होना चाहिए। तो m1 और m2 ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से अगर आप स्लोप निकालोगे तो ये आएगा -a/b, इधर से स्लोप निकालोगे तो -a/b। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 6। तो b की वैल्यू तो आप ऐसे निकाल दो। अब a की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी लगा दो। इसका स्लोप आपने निकाल ही रखा है -3/1 और इसका स्लोप आप निकालोगे तो आएगा -a/b। यहाँ पर इसकी वैल्यू है ये x माइनस ay है ना, चेक कर लेते हैं एक बार, x माइनस ay, ठीक है। तो यहाँ पर -a की वैल्यू आपके पास आ गई 1 और यहाँ पर b की वैल्यू है -a। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये -1 के बराबर होगा। तो ये माइनस कैंसिल, ये माइनस भी इससे कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो a की वैल्यू 3 आ गई और b की वैल्यू 6 आ गई। एक में पैरेलल की प्रॉपर्टी लगा दो और एक में परपेंडिकुलर की, उससे दोनों वैल्यूज आपकी निकल गई। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि प्रूव दैट द लाइन दिस एंड दिस फॉर्म ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर 4 लाइनें हैं। अब 4 लाइनों में से हमें ये नहीं पता कि कौन सी लाइन अपोजिट है, कौन सी साथ में है। हम क्या करते हैं, चारों का स्लोप निकालते हैं। अगर स्लोप में से किसी भी 2 लाइन के पैरेलल जो स्लोप आपस में बराबर आ जाए, मतलब जैसे ए बी और सी डी है उनका स्लोप बराबर आना जाना चाहिए और बी सी और ए डी उनका स्लोप बराबर आ जाना चाहिए, तो हम चारों के स्लोप निकालते हैं। पहले इसका स्लोप निकालते हैं, m1 आ जाएगा -3/-4 यानी 3/4 आ गया। फिर इसका स्लोप निकालते हैं, इसको नाम दे देते हैं m2 -a/b। फिर इसका स्लोप निकालते हैं m3 -3/-4 यानी 3/4 आ गया। इसका स्लोप निकालते हैं, इसको नाम दे देते हैं m4 -a/b। अब देखो इन दोनों का स्लोप बराबर आ गया। अगर इन दोनों का स्लोप बराबर आ गया तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है। इस लाइन को नाम दे देते हैं L1 और L3 दोनों पैरेलल है, और ये वाली लाइन L2 और L4 ये दोनों भी पैरेलल है। तो जब दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल आ जाते हैं तो जो इससे फिगर जो बनेगी, जो पैरेललोग्राम, जो फिगर क्वाड्रिलेटरल बनना था वो एक्चुअली में पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट पेयर जो हैं वो पैरेलल आ गए।
तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ऐसा अगर होता है तो फिगर बनती है पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो हो गया 12 में कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। जिस लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है वो इसके साथ तो पैरेलल है, एंड विद y इंटरसेप्ट 5, और उसका जो y इंटरसेप्ट है वो 5 है। तो जो इसका, क्योंकि इसके साथ ये पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप होगा वही हमारी जो लाइन है उसका भी स्लोप होगा। अब इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -a/b, यानी 1/3। और जिस लाइन की आपको इक्वेशन बनानी है उसका स्लोप भी 1/3 आएगा, और जो y इंटरसेप्ट है वो आपको दे दिया 5। तो इसमें इक्वेशन लगा दो y = mx + c। क्यों लगा दो, क्योंकि स्लोप हमें दे रखा है और y इंटरसेप्ट भी हमें दे रखा है। दोनों चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है, दोनों चीज़ हमारे पास है। तो यह आएगा y = स्लोप की जगह 1/3x प्लस में 5। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देना। तो x - 3y + 15 = 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 12th के फर्स्ट पार्ट की। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड विद y इंटरसेप्ट -3। बस दोनों में पैरेलल और परपेंडिकुलर का फर्क है, बाकी तो कंसेप्ट सेम है। तो यहाँ से अगर आप इसका स्लोप निकालते हो, इसका स्लोप अगर निकालते हो आएगा -2/5। अब लाइन क्योंकि परपेंडिकुलर है तो जो मान लो हमारा स्लोप है वो है m2, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो m1 आपने -2/5 निकाल लिया है, m2 हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये 5/2 आ गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, फार्मूला तो यही लगाना है, y = mx + c का। m की जगह आ गया 5/2x, और जो y इंटरसेप्ट है वो दे रखा है -3। तो यहाँ एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर लेके जाओगे 5x - 2y - 6 = 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस पैरेलल टू द लाइन दिस इज दिस। ये कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि अगर आप लाइन इस पॉइंट के थ्रू बनाते हो, यानी लाइन हमारी इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो ऐसा करेंगे तो उसकी लाइन की इक्वेशन ये आएगी। तो फिर बात वही आ गई, अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप निकालो इसका -a/b, और यही स्लोप हमारा भी होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा। एंड लाइन पासेस थ्रू, लाइन कहां से पास कर रही है, ये पास कर रही है x1 एंड y1, इस पॉइंट से पास कर रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y - y1 = स्लोप x - x1। b को यहाँ लाके मल्टीप्लाई करोगे, b y - y1 = -a x - x1। इसको आप इधर लेकर आओगे, प्लस में वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 और करते हैं इसका, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, इसके साथ परपेंडिकुलर है और x इंटरसेप्ट 4 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। तो पहले उस वाली लाइन से पहले स्लोप निकालो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो उसको। तो इसका स्लोप आ गया -2/-3, यानी 2/3। अब जो स्लोप हमें चाहिए वो हम m2 मान लेते हैं। अब m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है ये -1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है। तो m1 की जगह आप 2/3 पुट करो, m2 की जगह m2 तो हमें निकालना है, इक्वल्स टू -1। तो m2 की वैल्यू आ गई -3/2। अब यहाँ पर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो इक्वेशन आपको कौन सी लगानी है, जिसमें x इंटरसेप्ट दिया होता है, y = mx - d। तो स्लोप -3/2 है,
और जो इंटरसेप्ट है वो माइनस में ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ आ जाएगा 2y इक्वल्स टू -3x -12, इसको आप इधर लेकर आओ, 3x प्लस में 2y प्लस में 12 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 14 की। और इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम फिनिश करते हैं। अभी 14 क्वेश्चन इसके और है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।